हेलो जो तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भ्रूण पोष और इसके प्रकार का संक्षिप्त वर्णन। तो ये लॉन्ग आंसर है जो कि 3 या 5 नंबर में पूछा जाता है। इसमें भ्रूण पोष के बारे में बताएंगे और इसके प्रकार जो होते हैं उसके बारे में बताएंगे और इसका सचित्र वर्णन, प्रकारों का सचित्र वर्णन पूछ देता है तो सचित्र वर्णन भी आपको दिखा देंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कभी जब आपका एग्जाम थोड़ा सा टफ बनता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। भ्रूण पोष और इसके प्रकारों का वर्णन पूछ दिया जाता है। तो इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले भ्रूण पोष की डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद इसके प्रकारों को समझेंगे। तो डिफिनीशन में दिया हुआ है कि भ्रूण पोष एक अगुणित पोषक ऊतक होता है, यानी कि जो भ्रूण पोष होता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है उसी को भ्रूण पोष बोलते हैं। ये एक अगुणित यानी कि सिंगल एन वाला पोषकीय ऊतक होता है जो कि भ्रूण को पोषक प्रदान करता है, जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। यानी कि जब पुष्पों में संलयन होता है उसके फलस्वरूप पुष्पीय पादप जो होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया के पश्चात भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। यानी कि जो भ्रूणपोष होता है वो भ्रूण का विकास के लिए उपयोग में लिया जाता है और बीज के अंकुरण के समय ये उपयोग में आता है जो भ्रूणपोष होता है, क्योंकि उस समय भ्रूण को पोषण की आवश्यकता अधिक होती है। जब बीज का अंकुरण हो या फिर पौधे का विकास हो तो उस समय पोषण की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए ये उसी समय ज़्यादा उपयोग में आता है। अब देख लेते हैं आवृतबीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूणपोष के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पे निम्न प्रकार लिखा हुआ है। निम्न प्रकार होते हैं 3 प्रकार हम आपको कराए देते हैं: केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष। तो 3 भ्रूणपोष कराएंगे और इसके फिगर भी आपको समझा देंगे। 3 भ्रूणपोष होते हैं, इतने ही आप लिख देंगे। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो इनमें आप छोटा छोटा लिख देंगे, कम बनाकर लिखेंगे, यानी कि हेडिंग में 2-3 पॉइंट लिख देंगे हर हेडिंग में, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष का सबसे पहले फिगर देखेंगे तो केंद्रकीय भ्रूणपोष का कुछ इस तरीके का फिगर बनता है। इसमें ऊपर का जो पार्ट होता है, इसमें गुच्छेदार जो ये पार्ट होता है इसको पराग भ्रूण कहते हैं, और जो बीज का जो स्पेस एरिया होता है इसका रिक्तिका होती है स्पेस एरिया, इसे केंद्रकीय रसधानी बोलते हैं। यानी कि ये जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है इसमें केंद्रकीय रसधानी पाई जाती है और पराग भ्रूण 2 चीज पाई जाती हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष में। तो अब इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो इसकी डिफिनीशन में दिया हुआ है कि इस भ्रूणपोष में केंद्रक विभक्त होकर बहुत से केंद्रक बना देते हैं। यानी कि जो भ्रूणपोष होता है इसमें केंद्रक जो होते हैं वो डिवाइड होकर यानी कि कई भागों में बढ़कर बहुत सारे केंद्रक बना लेते हैं, लेकिन इनके आसपास कोशिका भित्ति बन जाती है। यानी कि जो केंद्रक होते हैं इनके आसपास क्या होता है, कोशिका भित्ति बन जाती है। अतः यह कोशिका द्रव में ऐसे ही नहीं बिखरे रहते हैं। विकास की प्रारंभिक अवस्था में ये केंद्रक परिधि से होकर केंद्र की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी कि ये जो कोशिका भित्तियाँ होती हैं कोशिका द्रव में ऐसे ही नहीं बिखरी रहती हैं, बल्कि ये विकास, ये जो डेवलपमेंट की प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें ये केंद्रक परिधि की से केंद्र की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या जो कोशिका भित्तियाँ होती हैं भ्रूणपोष के केंद्रक की कोशिका भित्तियाँ होती हैं, जिससे भ्रूणपोष के बीच में एक केंद्रकीय रिक्तिका बन जाती है। यानी कि जो भ्रूणपोष होते हैं उसके बीच में केंद्रकीय रिक्तिका बन जाती है। जब ये केंद्र की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं तब क्या होता है, भ्रूणपोष में बीच में एक केंद्र की रिक्तिका बन जाती है। कुछ समय बाद यहाँ कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। यानी कि जब केंद्र की रिक्तिका बन जाएंगी उसके कुछ समय पश्चात क्या होगा, यहाँ पे कोशिकाओं का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा और केंद्र की रिक्तिका समाप्त हो जाएंगी। यानी कि जो बनी थी केंद्र की रिक्तिका वो समाप्त होने लगती हैं। यह भ्रूणपोष प्रायः पॉलीपेप्टेली वर्ग में पाया जाता है। यानी कि जो ये भ्रूणपोष होता है ये पॉलीपेप्टेली वर्ग में पाया जाता है। और इसके उदाहरण में 2 पौधे आते हैं, नारियल और कैप्सेला। इन 2 पौधों में केंद्र की भ्रूणपोष की प्रक्रिया होती है। यानी कि जो नारियल का पौधा होता है इसमें केंद्र की भ्रूणपोष की प्रक्रिया होती है और कैप्सेला के पौधे में केंद्र की भ्रूणपोष की प्रक्रिया होती है।
तो अब हम देख लेते हैं दूसरा ब्रूड फोर्स। तो दूसरा ब्रूड फोर्स यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कोस्की ब्रूड फोर्स। तो सबसे पहले इसका फिगर देखेंगे तो कोस्की ब्रूड फोर्स का फिगर कुछ इस तरीके का बनता है। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है कोस्की ब्रूड फोर्स। तो ये कोस्की ब्रूड फोर्स का फिगर आपका हो जाएगा। इसमें जो ऊपर का भाग होता है इसमें गोल आकार होता है, ये ब्रूड होता है। इसी से ब्रूड निकलता है, अंकुरित होकर ब्रूड निकलता है। तो ये कोस्की ब्रूड फोर्स हो जाएगा फिगर कोस्की ब्रूड फोर्स का। तो कोस्की ब्रूड फोर्स का अगर आपको फिगर बनाना होगा तो बोलेगा तो आप इसी तरीके से बना देंगे। और ये जो कोस्की ब्रूड फोर्स की डिफिनीशन है ये कभी कभी सिंगल में पूछ दी जाती है कि कोस्की ब्रूड फोर्स की डिफिनीशन लिखिए और इसका उदाहरण भी दीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। ये सिंगल में भी पूछ दी जाती है, 2 या 1 नंबर में पूछ दी जाती है। तो उसमें अभी आपको ये लिख देनी होगी यही डिफिनीशन। तो इसकी डिफिनीशन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो इसकी डिफिनीशन में दिया हुआ है कि इस ब्रूड फोर्स में प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद कोश का वृत्त बना लेते हैं। यानी कि जो ब्रूड फोर्स होता है उसमें जब केंद्रक विभाजन होगा तो कोश केंद्रक विभाजन होगा तो एक केंद्रक विभाजन होगा तो उसके बाद कोश का वृत्त बना लेगी, और जब दूसरा केंद्रक विभाजन होगा तो भी कोश का वृत्त बना लेती है। यानी कि जो प्रत्येक बार जितनी बार केंद्रक विभाजन होगा उतनी बार कोश का वृत्त बनती है, जिससे पूरे ब्रूड फोर्स को एक अनियंत्रित रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं का ऊतक बन जाता है। यानी पूरे ब्रूड फोर्स में एक अनियंत्रित रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं का ऊतक बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है एक यानी कि जो केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका वृत्ति बनती है, इसके कारण ब्रूड फोर्स में एक अनियंत्रित रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं का ऊतक बन जाता है। यह ब्रूड फोर्स जो होता है गैमोपेप्टेली वर्ग में पाया जाता है। यानी कि जो ब्रूड फोर्स होता है ये गैमोपेप्टेली वर्ग में पाया जाता है। इसका उदाहरण में दिया हुआ है लिल्ला रसिया। ये एक पौधा होता है जिसमें कोशिकीय ब्रूड फोर्स पाया जाता है। अब इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं, यानी कि माध्यमिक ब्रूड फोर्स क्या होता है उसे देख लेते हैं। तो वो पीछे दिया हुआ, तो माध्यमिक ब्रूड फोर्स का सबसे पहले फिगर देखेंगे, उसके बाद उसे देख के समझेंगे। तो ये यहाँ पर माध्यमिक ब्रूड फोर्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसके फिगर को समझ लेते हैं। तो माध्यमिक ब्रूड फोर्स के फिगर में स्वतंत्र केंद्रक पाए जाते हैं, जो कि मुक्त केंद्रक इनको बोल सकते हैं। तो जो स्वतंत्र केंद्रक होते हैं वो बीजांडकाय कक्ष के बाहर घूमते रहते हैं। तो ये जो स्वतंत्र केंद्रक होते हैं इस तरीके के होते हैं। यहाँ पे आप डॉट लगा के स्वतंत्र केंद्रक लिख देंगे, इस तरीके से आप फिगर बनाएंगे। और जो माध्यमिक ब्रूड फोर्स होता है इसका फिगर बुक में 4 बने होंगे, माध्यमिक ब्रूड फोर्स 4 बने होंगे। तो 4 भी होता है, इस तरीके से भी कई सारी बुकों में इस तरीके से भी इसका फिगर बना होता है। और इसके बीच में जो रिक्तिका खाली रहती है उसे बीजांडकाय कक्ष बोलते हैं। नीचे के भाग में जो रिक्तिका खाली रहती है उसे निभागीय कक्ष बोलते हैं। तो ये आपका माध्यमिक ब्रूड फोर्स का फिगर हो जाएगा। तो माध्यमिक ब्रूड फोर्स की डिफिनीशन में क्या दिया उसे देख लेते हैं। तो इसकी डिफिनीशन में दिया हुआ है कि यह केंद्रकीय व कोशिकीय ब्रूड फोर्स के बीच की अवस्था होती है। यानी कि जो माध्यमिक ब्रूड फोर्स की अवस्था होती है वो केंद्रकीय और कोशिकीय ब्रूड फोर्स की बीच की अवस्था होती है। इसमें ब्रूड फोर्स केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। यानी कि जो ब्रूड फोर्स होता है वो केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात क्या करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। परंतु इसके बाद मुक्त केंद्रक विभाजन पाया जाता है। यानी कि इसके बाद इसमें जो स्वतंत्र केंद्रक पाए जाते हैं उसी को मुक्त केंद्रक विभाजन बोलते हैं। मुक्त केंद्रक विभाजन पाया जाता है। इसके उदाहरण में एरीमुरस और एक कोडिलिस, ये 2 पौधे पाए जाते हैं। यानी कि माध्यमिक ब्रूड फोर्स एरीमुलस के पौधों में और एक कोडिस के पौधों में होता है। जो माध्यमिक ब्रूड फोर्स की प्रक्रिया होती है वो इन 2 पौधों में होता है। तो अब हम आपको एक एक करके सभी के स्क्रीनशॉट कर दिए देते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है और ये 3 या 5 नंबर में पूछा जाता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जब आपका एग्जाम थोड़ा सा टफ आता है तब ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो एक एक करके सभी के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो सबसे पहले ये जो फिगर यहाँ पे दिए हुए हैं इन फिगर्स का आप स्क्रीनशॉट कर लें। इन फिगर में आप अगर कलर करना चाहें तो पेंसिल कलर कर सकते हैं, स्केच और वाटर कलर मत करना, क्योंकि वहाँ पे आपको कॉपी पे बनाना होगा तो आपके उस साइड भी छप जाएगा, तो उससे आपके आंसर में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो आप पेंसिल कलर करना चाहें तो कर सकते हैं और इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लें आप। अब जो ब्रूड फोर्स की परिभाषा दी हुई है इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अब केंद्रीय ब्रूड फोर्स का स्क्रीनशॉट करें और जो कोशिकीय ब्रूड फोर्स बचा हुआ है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। अब जो पीछे माध्यमिक ब्रूड फोर्स दिया हुआ उसका भी आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं।
तो अब आप माध्यमिक ब्रूट फोर्स का भी स्क्रीनशॉट कर लें और इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जब आपका एग्जाम थोड़ा सा बायोलॉजी का टफ आता है तब ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।